तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। ईवीज़ का टाइम आ चुका है, ऑलरेडी ईवीज़ खरीदनी शुरू हो गई हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है टाटा नेक्सॉन का। हालांकि और भी चीज़ें आ रही हैं, किया की तरफ से भी आ गई है, EV6 के नाम से है। ऑलरेडी कोना चल रही है हुंडई की तरफ से, और भी बहुत सारी ईवीज़ हैं जो चल रही हैं और आने वाले टाइम में चलती रहेंगी। लेकिन फिर भी ईवीज़ को लेकर ना एक कन्फ्यूजन बनी रहती है, कौन ले कौन ना ले। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको ईवी लेनी चाहिए लेकिन वो ले आते हैं पेट्रोल या डीजल, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ईवीज़ नहीं लेनी चाहिए लेकिन स्टिल वो ले आते हैं। और आने वाले टाइम में ना ये कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ईवीज़ और भी ज़्यादा आ जाएंगी, उसके बाद कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। तो आज उन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स की बात कर लेते हैं। 2022 में 23 में यही लगभग सिनेरियो रहने वाला है। तो उस दौरान कौन ईवी ले सकता है और कौन ईवी ना ले, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ भी और एक्स्ट्रा होगा ना तो आप कमेंट कर देना कि और किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसको लेनी चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए ईवीज़ को लेने के लिए। सबसे पहली बात तो आप ये बात मान लीजिए, अगर आपके पास एक और गाड़ी है, चाहे वो पेट्रोल है डीजल है, तो ही आप ईवी लें फ़िलहाल, अदरवाइज़ आप ईवी मत लें। अगर आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, ये पहली कंडीशन है। इसके बाद जो भी कंडीशन अप्लाई होंगी वो सब इसके बाद है। ये तो रहेगी आपके पास एक सेकेंडरी कार होनी चाहिए ईवी के साथ साथ। आप वो क्यों है वो धीरे धीरे आगे बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन रहेगी आपके पास एक चार्जिंग का स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, नीचे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आज यहाँ खड़ी कर रहे हैं आज वहाँ खड़ी कर रहे हैं, आपको चार्जिंग का स्पेस ही नहीं है, कहीं प्लग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपने एक ईवी ले ली और फिर आप चार्जिंग के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करते फिर रहे हैं, कभी यहाँ लगा रहे हैं कभी वहाँ लगा रहे हैं। कहने का मतलब है आपके पास एक चार्जिंग का एरिया होना चाहिए बढ़िया, जहाँ पर आप डेली रात को अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकें, जब चाहे तब चार्ज कर सकें, तो आप ईवी ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन रहेगी आपको ईवी कब लेनी चाहिए। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, आप महीने में कम से कम 2000 किलोमीटर तो चलाते ही हों, ईवी को चलाते हों, तो आप ईवी ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए एक थोड़ा सा कॉस्ट एनालिसिस कर लेते हैं किस वजह से मैं बोल रहा हूँ। हम ले लेते हैं टाटा नेक्सॉन XM, जो ईवी में सबसे बेस वेरिएंट इनका आता है। मैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। सारी सब्सिडीज़ वगैरह मिला के ऑन रोड हमें मिल जाती है वो लगभग 14 लाख रुपए के आसपास की, ठीक है। और अगर हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं, XZ की बात कर लेते हैं, वो हमें लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास हमें पेट्रोल वाली नेक्सॉन आ जाती है। तो डिफरेंस इनमें हो गया लगभग मोटा मोटा लगा लेते हैं 3-3.25 लाख रुपए का डिफरेंस स्टार्टिंग में ही हो गया जब आप गाड़ी को खरीद रहे हैं। अब हम चलाते हैं गाड़ी को, जब आप ईवी को लगभग 30,000 किलोमीटर चला लेंगे तब आप लगभग बराबर प्राइस कर लेंगे। मतलब 30,000 किलोमीटर चलाने में आप 30,000 के आसपास ईवी में अपना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा लीजिए। और अगर हम पेट्रोल की बात कर ले हैं तो 30,000 किलोमीटर चलाने में आप वो 3-3.5 लाख रुपए पेट्रोल का खर्चा कर चुके होंगे। अगर आप चलाते हैं महीने में 1000 किलोमीटर चलाते हैं, उससे कम चलाते हैं, तो आपको ईवी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आप कॉस्ट इनिशियली दे रहे हैं ना वो आपको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आपकी रनिंग है इतनी कि आप साल में 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 किलोमीटर के आसपास चला लेते हैं, तो आप काफ़ी जल्दी जो आपने इनिशियल ज़्यादा कॉस्ट दी है ईवी को ख़रीदने में, वो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे और उसके बाद आपका बहुत अच्छा जो है पैसा बचने वाला है। फिर एक और कंडीशन आ जाती है, कौन ईवी को ले सकता है। अगर आपकी रनिंग रहती है ज़्यादातर सिटी में, आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं, हाईवेज़ पर कम चलते हैं, मतलब लॉन्ग जर्नी कम करते हैं, तो आप ईवी ले सकते हैं। एक फ़न फैक्ट क्या है ईवी के बारे में, अगर आप सिटी में चलते हैं, लेट्स से पहले हाईवे की बात कर रहे हैं, आप हाईवे पर चलते हैं, नेक्सॉन ईवी में ही चलते हैं, आपको हाईवे पर मिलेगी लगभग 200, 250, 225 तक के आसपास की रेंज। और अगर आप वही ईवी ट्रैफिक में चलाते हैं, स्टॉप एंड गो है या हल्का ट्रैफिक है, ब्रेकिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपकी ईवी 270, 280 किलोमीटर तक भी चल जाएगी, क्योंकि उसमें रीजनरेशन होता है एनर्जी का। जब भी हम ब्रेक दबाते हैं, गाड़ी स्लो होती है, तेज़ होती है, तो वो रीजनरेशन होती है, उसमें हमें ईवी अच्छा काम करके देती है। तो फ्रीक्वेंटली अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्यों करें वो भी बात करेंगे। और अगर आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं तो आप चला सकते हैं। ईवी कौन ले सकता है वो बात नहीं कर रहे हैं, ईवी लेने में फ़ायदा क्या है। ये गाड़ी अब फ्यूचर प्रूफ है जो ईवीज़ आ रही हैं। आगे आने वाले टाइम में ईवीज़ सस्ती हो जाएंगी,
चलिए आपने अगर अभी ख़रीद लिए तो आपको सस्ती या महंगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप चार्जिंग स्टेशंस है, वो और भी ज़्यादा लगने शुरू हो जाएंगे। तो आगे चलकर ईवीज़ को चार्ज करना और भी आसान हो जाएगा। दूसरा, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको 10 साल चला सकते हैं या 15 साल चला सकते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल में है, वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, फ्यूचर प्रूफ कैसे रहेगी, धीरे धीरे फ्यूल प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे आने वाले टाइम में। तो अगर आप कोई भी डीजल या पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं, फ्यूल प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे, आपको वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना है। जबकि ईवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी इंक्रीज होता है तो वो कुछ परसेंट थोड़ा बहुत होगा, उसकी हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें थी पॉजिटिव, या ये ले सकते हैं। अब थोड़ी नेगेटिव की बात कर लेते हैं, अभी किसको नहीं लेनी चाहिए या कौन ना ले, या क्या नेगेटिव हैं ईवीज़ के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई सेकंड गाड़ी नहीं है तो आप कभी भी ईवी को ना लें। क्यों मैं कह रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा एक सिनेरियो बना लेते हैं, एक केस बना लेते हैं। आप ऑफिस से आए, आपने गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी, आपके पास एक ही गाड़ी है, आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, अचानक से इमरजेंसी नहीं है, आपको जाना ही पड़ गया, आपके पास एक ही गाड़ी है, वो चार्ज नहीं है, चार्जिंग पे आपने लगा रखी है, आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी चार्जिंग स्पीड जो है वो काफ़ी कम है। अभी जो होम चार्जर आते हैं साथ में, उसमें आपको लगभग पूरी रात लग जाती है, 10 से 12 घंटे लग जाएंगे गाड़ी को पूरा चार्ज होने में। जो आप ट्रैवल करते हैं, अगर ट्रैवल करते हुए आपको जो चार्जर मिलता है उसमें 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। हालांकि हम जहां जा रहे हैं, जो कंपनी ने फास्ट चार्जर इंस्टॉल किए हैं, वो 1 घंटे में गाड़ी को लगभग 80% चार्ज कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। हम कहीं फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं, गाड़ी हमने खड़ी कर दी, 5 मिनट में टंकी फुल और फिर से हम चल सकते हैं, लेकिन वो केस ईवीज़ के लिए नहीं है। तो अगर आपके पास एक और सेकेंडरी गाड़ी नहीं है जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकें या लॉन्ग ट्रिप्स के लिए यूज़ कर सकें, आपको 1000 किलोमीटर जाना है, तो आप रुकते रुकते तो नहीं जाएंगे ना। अभी गाड़ी मतलब चार्जिंग उसकी ख़त्म हो गई है, अब हम वहाँ पर रुकेंगे, पहले से हमें प्लान करना पड़ेगा, रास्ते में कहीं चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो भी दिक्कत है। हालांकि चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर वो ऑपरेट नहीं है, लाइट नहीं है, ख़राब है, तो भी काफ़ी सारी दिक्कत हो जाएंगे। तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए या इमरजेंसी के लिए ईवीज़ हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। आगे आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, लेकिन अभी के लिए आपके पास एक और गाड़ी एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। फिर अगर आप एक गाड़ी से जल्दी बोर हो जाते हैं, 2 साल 3 साल के बाद गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप अभी ईवी ना लें, क्योंकि ईवी की जो रीसेल है वो बहुत ही लो है। आपने कोई भी ईवी ले ली, एक तो उसको ख़रीदने वाले, सेकंड हैंड को लेने वाले बहुत कम है। फिर अगर कोई मिल भी जाता है तो उसके मन में यही रहेगा कि हो सकता है इस गाड़ी में कोई दिक्कत है, उस वजह से ये इसको सेल कर रहे हैं। पहला तो कोई बायर ढूंढना मुश्किल है, उसके बाद अगर वो लेगा तो उसके मन में शक ज़्यादा रहेंगे, उस वजह से उसकी प्राइसिंग काफ़ी कम हो जाती है और आपको उसको बेचने में या रीसेल करने में, रीसेल वैल्यू लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। फिर एक और हम बात कर लेते हैं जो ना तो नेगेटिव बोल सकते हैं ना हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, वो है बैटरी प्राइस। अभी हम चलिए फिर से नेक्सॉन की ही बात कर लेते हैं, हालांकि और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। नेक्सॉन सबसे कम प्राइस की है, टिगोर भी आती है, लेकिन नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिक रही है, उसी की बात कर लेते हैं। इसके साथ अभी वारंटी आती है 8 ईयर्स या 1.5 लाख या 1.60 लाख किलोमीटर की। अगर हम इस चीज़ से डर रहे हैं कि बैटरी की प्राइसिंग क्या होने वाली है, अगर हमको बैटरी को चेंज कराना है, तो चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं। 31 किलोवाट की जो बैटरी मिलती है नेक्सॉन में, अगर उसको हम चेंज कराते हैं, कुछ उसमें हो जाता है, तो हमें उसके लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, इतना उसकी कॉस्टिंग है। और अगर इससे बड़ी बैटरी पैक है तो हमें उससे ज़्यादा उसके प्राइस पे करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? अभी हम इस चीज़ से डर सकते हैं, यार बैटरी चेंज करने की इतनी ज़्यादा कीमत है, फ़ायदा क्या हुआ, इतना ही हमने फ्यूल बचाया, इतने हमने बैटरी में दे दिए। तो उसमें फ़ायदा क्या है? 8 ईयर्स की इसमें वारंटी आती है, बता चुका हूँ मैं, 1.5 लाख किलोमीटर आप चला सकते हैं। इतना चलाने में हमें लगभग 8 साल ज़्यादातर लोगों को लग जाएंगे। और 8 साल के बाद जब इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, उस टाइम अगर हमें बैटरी चेंज करानी है तो 8 साल के बाद बैटरीज़ के प्राइस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हर जगह ईवी की ही धूम होगी, हर जगह ईवी चल रही होगी, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी। तो मोटा मोटी यही बात है, अगर आपके पास एक और गाड़ी है, आप ईवी लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको महीने में 1000 किलोमीटर से कम चलना है तो आप ईवी ना लें, एटलीस्ट आप 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर तो आप महीने में चलते ही हों। तीसरा, आप फ्रीक्वेंट लॉन्ग जर्नीज़ ना करते हो, वहाँ पर ईवी आपको काम नहीं आएगी। और फोर्थ, आपके पास अच्छा चार्जिंग स्पेस होना चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं तो भी आपके पास एक अच्छा चार्जिंग स्पेस हो,
तो ईवी आपके काम की रहेगी। अगर इसमें आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।